हेलो एवरीवन, आज हम लोग सैलरी फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए आज हम लोग का सैलरी का कितना नंबर क्लास होगा? आज हम लोग का क्लास नंबर 8 है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कहाँ तक किए थे? हम लोग लास्ट क्लास में एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट डिस्कस कर रहे थे। परक्यूजिट फिर से आई एम रिपीटिंग, परक्यूजिट का मतलब एम्प्लॉयर का कॉस्ट इनकर्ड हो रहा और बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। मान लो हम एम्प्लॉयर हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के और मेरे यहाँ पे काम कर रहा है एम्प्लॉय लोग, तो कोई परक्यूजिट यही होगा कि हम अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहे बल्कि सामान प्रोवाइड कर दे रहे हैं ना। उसमें इनकट क्या होगा? मेरा खर्च लगेगा और बेनिफिट किसका होगा? मेरे एम्प्लॉय का होगा। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते, कल हम लोग क्या क्या परक्यूजिट पढ़े थे। सबसे पहले बताए थे कि अगर लोन प्रोवाइड किया गया है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया और लोन का वैल्यू 20,000, 1 रुपया से लेके 20,000 तक है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इट इज एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब हम लोग को ये देखना होगा कि अगर 20,000 से ज़्यादा है लोन का अमाउंट, तो वो हम आपको दिखाए थे ना कि कैसे कैलकुलेशन होगा, वो आपको पता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि हम लोग को ऑलवेज एसबीआई का रेट देखना होगा 1 अप्रैल में। ऑन द अदर हैंड अगर कोई भी दूसरा बैंक है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, आरबीआई, उसका रेट हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। और एम्प्लॉयर का रेट देखेंगे। बेनिफिट तभी होगा, एम्प्लॉयर हमको मार्केट रेट में कम में दे रहा है ना। मान लो एसबीआई का रेट 10% है, एम्प्लॉयर हमको दे रहा 5% में, तब तो मेरे लिए बेनिफिट हुआ ना। अगर सेम लोन अगर हम लोग लेते हैं एसबीआई से, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना होगा इन इंटरेस्ट के रूप में, 5% ज़्यादा लगेगा ना। एम्प्लॉयर तो हमको 5 ही में दे रहा, एसबीआई से लेने से और 5% ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका रेट 10% है। लोन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, लैपटॉप मोबाइल फोन कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर प्रोवाइड किया एम्प्लॉय को, क्यों? कि आप बाबू घर में भी काम करो। आप ऑफिस में तो खून चूसते हो कि अब हम घर में भी जाएंगे तो सुकून से नहीं रह पाएंगे। भाई फैमिली को बंदा टाइम देगा ना, थक के आया थोड़ा रेस्ट करेगा, नेक्स्ट दिन ऑफिस फिर जाना है। तो एम्प्लॉयर लैपटॉप क्यों प्रोवाइड करता है? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम उस बंदा से घर से भी काम करवा सकते हैं ना। मान लो मेरे कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई भी काम कर रहा है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। हम मैनेजिंग डायरेक्टर या अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी अदर एम्प्लॉई है, उसको लैपटॉप हम प्रोवाइड करते हैं। तो पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? जब कभी भी आप घर से काम, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो ना। आप नहीं आ पाते हो, मान लो ऑफिस नहीं आ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम अराइज हो चुका है, तो हम आपसे काम निकलवा सकते हैं। कहाँ पे? आपके घर पे। तो लैपटॉप अगर दे रहा है तो कंप्यूटर दे रहा है, तो ये खुश मत होइएगा, ये एम्प्लॉयर इतना दयालु नहीं है। एम्प्लॉयर ये चाहता है कि आप घर में भी रह के ना ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दो। तो ये परक्यूजिट होगा। सर परक्यूजिट कहाँ पे होगा? ये मेरा बेनिफिट कहाँ पे हो रहा? समझ में आया? ये तो हम घर पे भी रह के ना किसका काम करते हैं? कंपनी का काम कर रहे हैं। सेंटेंस में लिख देगा उसकी वाइफ, उसका बच्चा, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, किसका? एसएससी का, मतलब वर्कर का, एम्प्लॉय का। जब ऑफिस का काम हो जाता है 1 घंटा ना गेम खेलते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा? नहीं आएगा बाबू। कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी अदर एसेट्स जो दिया गया है, ताकि हम एम्प्लॉयर हम हैं, अपने एम्प्लॉय को इसीलिए दे रहे ताकि उससे काम निकलवा सके। आगे बोलो क्या था? चाय नाश्ता पानी बहुत ज़रूरी है। कल इसके पीछे हम लोग डिटेल डिस्कशन हुआ था, अभी हम शॉर्ट में बता रहे। चाय नाश्ता पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग काम करते करते ना बोर हो जाते हैं। जब चाय नाश्ता पानी रिफ्रेशमेंट मिलेगा ना, रिफ्रेशमेंट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ चाय नाश्ता पानी, तो हम लोग ना एक फोकस और अच्छे तरीके से लगा पाएंगे काम पे। तो याद कर लीजिए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज अगर मिलेगा तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्टेड होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। ऑन द अदर हैंड ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, बेवरेज का मतलब पीने वाला चीज़, और खाने को क्या बोलेंगे? स्नैक्स। स्नैक्स अगर मिलेगा तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन याद कर लीजिएगा ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स मिलना चाहिए। मेरा एम्प्लॉयर मेरे घर में शाम में नाश्ता दे के जाता है, तो सर हम ऑफिस में थोड़ी हैं, वो तो घर में दे रहा, वो तो मेरे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। लेकिन ऑफिस में दिया जा रहा है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। मान लो मेरा ऑफिस आवर्स 8 घंटा का होता है, एग्जाम्पल के तौर से 8 घंटा में हमको चाय नाश्ता पानी बराबर मिलता जा रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या था? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी क्या बोले? अच्छा, अमाउंट इनकर्ड। अमाउंट का मतलब होता है खर्च हो रहा है। किसका खर्च हो रहा है?
एम्प्लॉयर का खर्च हो रहा। मान लो हम अपनी एम्प्लॉय किरण को ना कहाँ भेज रहे हैं बोलो तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए ना, उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा ट्रेनिंग, हम एम्प्लॉयर हैं, वर्कर है मेरा, हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी में और अच्छा ग्रोथ होगा, कंपनी का सेल्स इनहेंस होगा, कंपनी और अच्छा अपने जो कंपनी का कॉम्पिटिटर है हम उससे कॉम्पीट अच्छे से कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तो हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं। वर्कर को ट्रेनिंग देने के बाद वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है एज द केस में भी, वहाँ पे हम लोग को ना वर्कर को तो पहले से पता नहीं रहता, उसको तो ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो याद कर लीजिए ट्रेनिंग में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा को, मान लो किरण को भेजा ट्रेनिंग में, आप ट्रेनिंग करके आओ, आके कंपनी में सबको सिखाना, तो किरण के ऊपर जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो किरण का अपना बेनिफिट थोड़ी है, ठीक है, उसके परक्विजिट थोड़ी होगा, ये तो एग्जेम्प्टेड होगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या पढ़ाए थे हम लोग? अच्छा मेडिकल अलाउंसेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ये हमको समझ, अच्छा मेडिकल तो बता दिए थे ना हम लोग, मेडिकल अलाउंसेस तो आपको फुल्ली टैक्सेबल है। अब मेडिकल फैसिलिटीज होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में या ऐसा कोई हॉस्पिटल जो मेरा एम्प्लॉयर ओन या मेंटेन या कंट्रोल करता है, ओन करता है या मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है, तो वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन अगर हमको रीइंबर्समेंट हो रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है और क्या दिया जा रहा है बाबू? रीइंबर्स कर दिया। रीइंबर्स का मतलब होता है बिल का पैसा हमको दे दिया, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। कोविड वाला केस एक तो नया है, उसमें क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है, याद रहेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडुकेशन, विजिबल है क्या लिखा? चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस एंड चिल्ड्रन एडुकेशन फैसिलिटीज। बाबू ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब हर वो चीज के लिए जो हम आपको पैसा दे रहे उसको अलाउंसेस बोला जाएगा। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो पर बच्चा पे 300 रुपया एग्जामिशन मिलता है हम लोग को, मैक्सिमम 2 बच्चा पे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मेरा बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। मान लो मेरा 2 बच्चा है, एक का शादी, 3 बच्चा है, 2 बच्चा पढ़ता है, एक का बच्चा नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा? दोनों बच्चा पे मिलेगा, तीनों पे मिलेगा? बाबू एग्जामिशन तो 2 पे मिलेगा। अब मान लो मेरा 2 बच्चा है अब, ठीक है, और दोनों बच्चा नहीं पढ़ता है, स्कूल में नहीं जाता है, तब भी एग्जामिशन मिलेगा, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। क्लियर है? हम कोई बच्चे को गोद लिए लीगल तरीके से, तब भी मिलेगा। क्लियर है? अब ये तो पढ़ लिए ना, स्कूल में रहेगा तो एक बच्चा पे कितना एग्जामिशन मिलता है? 100 रुपए। स्कूल में एक बच्चा पे 100, मैक्सिमम कितना बच्चा पे? 2 बच्चा पे। हॉस्टल में पढ़ेगा, यहाँ पे भी वही रूल्स है, 300 रुपया मिलेगा पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है। अब आ जाइए फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में यहाँ पे 2 चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रहेगा? 2 चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका 2 चिल्ड्रन हो, 3 चिल्ड्रन हो। अब यहाँ डिफरेंस समझ जाइए। मान लीजिए अगर स्कूल का फीस 1000 रुपए से कम है तो पूरा एग्जेम्प्टेड, पूरा एग्जेम्प्टेड मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए स्कूल का फीस 1000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। बात समझ में आ रहा? पूरा टैक्सेबल। तो आपको अमाउंट आपके लिए रिलेवेंट है। क्या देखना होगा? पहले देखना होगा चिल्ड्रन में ना बहुत बच्चे से गलती क्या होता है, जहां चिल्ड्रन एडुकेशन देखा तो वो अलाउंसेस समझ जाता है। बाबू द वर्ड अलाउंसेस इज गिवन, देन ओनली हम उसको अलाउंसेस पढ़ेंगे। फैसिलिटीज लिख दिया, हमसे गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का ज्यादा चांसेस है ना। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस का रूल्स अलग है, फैसिलिटीज अलग है। अलाउंसेस अलाउंसेस में आएगा, फैसिलिटीज परक्यूजिट में आएगा, तो दोनों तो अंतर है ना, आपको समझना होगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। तो आ जाते हैं 2 चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। 2 यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है? 2 चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है। 2 चिल्ड्रन होगा तभी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे अगर हम लोग को देखेंगे स्कूल का फीस 1000 रुपए से कम है तो पूरा एग्जेम्प्टेड, 1000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। फिर से बोलिए, 1000 से कम, 1000 से ज्यादा 1000 ही है,
एग्जेम्प्टेड, 1000 से कम 1100 टैक्सेबल, 3 बच्चा है तीनों पे टैक्स देना होगा। अब मान लो 4 बच्चा है 800 रुपया फीस है, बच गए सर, पूरा माफ करा लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? बोलिए। ठीक है, बोलो और कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? समझ में आया हम क्या बोले? ठीक है, और अब 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा ना, अभी हम और भी लास्ट में उसको लिखाएंगे। अभी कितना लाइन, कितना हुआ हेडिंग? टोटल 6 बना है, 1-2 लाइन छोड़ देना होगा, टोटल 8-10 है, आप छोड़ देना, अभी बाद में करवाएंगे। उसको मील अलाउंसेस लिखना, मील अलाउंसेस लिखना, सॉरी खाली मील लिखना, अलाउंसेस मत लिखना, सिर्फ मील लिखना। अभी हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मील। क्या पढ़ेंगे बाबू? अच्छा, मील का मतलब क्या होता है? मील का मतलब खाना होता है। तो सर खाना भी मिलेगा क्या? देखो बहुत जगह ना एम्प्लॉयर ना कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड होता है। कैंटीन समझते हो ना? कैंटीन आप लोग स्कूल वगैरह में भी तो कैंटीन होता है। अच्छा, स्कूल में जो कैंटीन होता है स्कूल का बच्चा के लिए होता है कि बाहर आम पब्लिक के लिए होता है? स्कूल के बच्चे के लिए होता है ना, कि बच्चा आएगा, इतना सारा गैदरिंग होगा स्टूडेंट लोग का, तो कुछ तो फैसिलिटीज होना चाहिए ना, स्कूल प्रोवाइड करे। हाँ, पैसा चार्ज करिए, रीजनेबल प्राइस। ऐसा तो नहीं है हम लोग स्कूल के बच्चे से प्रीमियम प्राइस में लिया जाता है। कोई 5 स्टार होटल में थोड़ी बैठे हैं। किसी के स्कूल में कैंटीन था? कितना था? अच्छा था, सेंट्रल मॉडल में, तो वो तो पता है हमको। तुम्हारे था? क्या मिलता था? दाल चावल? अच्छा अच्छा, ठीक है। कैंटीन ही नहीं था? कैंटीन था, क्या मिलता था? मोमो मिलता था। चलो, मोमो खाते थे? अच्छा चलो बाबू, अभी यहाँ मील का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बात नहीं बाबू, ध्यान दीजिए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये मील का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर हम उसको खाने का, मान लो हर वर्कर ना कैरी नहीं कर सकता है टिफिन। जैसे आप लोग भी ना, जिसके स्कूल में ये कैंटीन फैसिलिटीज था, देखते थे कुछ घर से कैरी करते थे, कुछ पैसा लाते थे, वहाँ खाते थे, ये अपने ऊपर होता है, ठीक है ना। सब लोग अगर हम बोलेंगे घर से लाना तो पॉसिबल नहीं है, किसी घर में उतना सुबह नहीं बनता है, या प्रॉब्लम है, या किसी को बाहर का ज़्यादा खाना पसंद है, कोई भी मसला हो सकता है, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारा वर्कर काम करता है। अगर हम सबको टिफ़िन टाइम के लिए भेजेंगे, भाई बाहर खाना खाने जाइए, बात समझ में आया, तो आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। और दूसरा बात है ना, फूड मील हाइजीनिक रहेगा नहीं रहेगा इसका क्या बात है, क्योंकि स्ट्रीट फूड का कोई भरोसा होता नहीं है। अब मेरा वर्कर जो है ना, तबीयत खराब हो जाएगा तो लॉस किसका होगा? कंपनी का। तो इसीलिए कंपनी कोई वेंडर दे दे, किसी को अरेंज कर लेना कि हाँ आपको ये खाना प्रोवाइड करना होगा, खाना भी हेल्दी रहेगा और हम एग्जेम्पशन भी उसको दे देंगे। तो याद कर लीजिए, मील फैसिलिटीज अगर रहेगा तो देखना होगा, आप कैंटीन का पर थाली होता है, मालूम है कैंटीन में क्या होता है? वेज थाली होता है, नॉन वेज थाली होता है। तो अगर हम वेज थाली ले रहे हैं ना, तो थाली का कॉस्ट आता है, बोलो थाली का कितना होगा? तो मान लीजिए थाली का कितना कॉस्ट है, मील दिया है, कितना दिया मील का? अच्छा, कंपनी में रोज काम करने जाएंगे या साल में 1-2 दिन जाएंगे? रोज जाएंगे। तो अब रोज साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। तो सर कुछ छुट्टी भी तो मिलेगा। मान लो 200 दिन वो थाली लिया है। अब देखना होगा एक थाली का कॉस्ट कितना है, एक थाली का कॉस्ट कितना है? मान लो 120 रुपया है, ठीक है। 200 इंटू 120 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 24,000 आया। इसमें एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? देखो एग्जेम्प्टेड कितना मिलेगा, देखो बोला जरा 200 दिन खाना खाए हो भाई कैंटीन से, 50 रुपया एग्जेम्पशन होगा। 50 रुपया ये फिक्स है, ठीक है।
पर थाली, पर मील, या पर मील बोलो या पर थाली बोलो, कितना एग्जाम्पशन है बाबू? 50 रुपीज। ये चेंज नहीं हो सकता, ये चीज आपको लर्न करना होगा। ऊपर का डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऊपर का डेटा कुछ भी हो सकता है। अब मान लो 50 रुपया थाली है, अब 50 रुपया तो एग्जाम्पशन है, तो टैक्सेबल परक्यूजिट तो नील आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर 50 से कम होगा तब भी नील हो जाएगा, 50 से ज्यादा होगा तब भी टैक्सेबल परक्यूजिट आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 10,000। बाहर कितना जाएगा? ये 14,000 क्या होगा? इसको बोला जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट। ये क्या है बाबू? इसको क्या बोला जाएगा? एग्जेम्प्टेड। ये माइनस होगा। तो मील वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, ठीक है ना, समझ में आया? मील में क्या है? मील में क्या बताओ, कितना पर थाली या पर मील कितना एग्जेम्प्ट है? 50 रुपया, ठीक है। अब आपको डेज क्वेश्चन में बोलेगा कितना दिन तक लिया, या बोलेगा थ्रू आउट द ईयर लिया, तो आपको डेज बता दिया जाएगा। क्लियर है? डेज आपको बता दिया जाएगा। मील भी खत्म हो चुका हम लोग का, यहां तक लिखो। कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा तो हम लोग को प्रोविजन पढ़ लें, ठीक है, तो इसमें डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे गिफ्ट। क्या हेडिंग डालेंगे? गिफ्ट। मील इतना ही था। चलिए यहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये अलग है। गिफ्ट तो सबको मिला होगा। अब ये गिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये तो आपको सबको पता होगा। हम लोग को जब भी हम लोग का बर्थडे पार्टी वगैरह होता है, हम लोग किसी को देते हैं तो हम लोग को गिफ्ट मिलता है, किसी के मैरिज में गिफ्ट मिलता है, कोई भी ऐसा इवेंट हो चुका है, गिफ्ट मिलता रहता है, अच्छा चीज़ होता है गिफ्ट। अच्छा, इनकम टैक्स में ये गिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? गिफ्ट यही है। अब यहाँ गिफ्ट कौन किसको देगा? आपका दिमाग क्या काम कर रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, तो इसमें भी टैक्स लगेगा सर। तो गिफ्ट का एक लिमिट है। अगर आपको 5,000 से नीचे दिया, मतलब 5,000 से नीचे का मतलब होता है 4,000 का गिफ्ट दिया, मतलब गिफ्ट इन काइंड दिया जिसका वैल्यू है, मान लो आपको वॉच दे दिया, ठीक है ना, क्या दे दिया आपको? वॉच दे दिया, तो वॉच का दाम है मान लो 4,500। तो ये क्या होगा? आप इसको दो तरीके से कर सकते हो गिफ्ट। अगर 5,000 से कम वैल्यू है गिफ्ट का तो पूरा एग्जेम्प्टेड कर सकते हो, ठीक है। अब 5,000 से ज़्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर 5,000 से ज़्यादा है गिफ्ट, मान लो 10,000 का गिफ्ट दिया, तो हम लोग 10,000 से 5,000 रुपया माइनस करके 5,000 टैक्सेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट यही होगा। दोनों तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका हम ये बता रहे, 5 से ज़्यादा तो पूरा टैक्सेबल, 5 से कम पूरा एग्जेम्प्टेड। ये स्कूल वाला केस। 1,000 से कम, 1,000 से ज्यादा टैक्सेबल। 1,200 लेगा, कुछ बच्चा ज्यादा दिमाग लगाता है, 1,200 रुपया दिया, जानता है 1,000 रुपया एग्जेम्प्ट है, 200 रुपया टैक्सेबल कर रहा है। नहीं बाबू, 1,000 से कम पूरा माफ, 1,000 से ज्यादा पूरा टैक्सेबल। गिफ्ट का क्या पढ़े हैं? कितना भाई? 5,000 से। गिफ्ट का कितना देखेंगे भाई? 5,000 देखेंगे। गिफ्ट इन काइंड का बता रहे हैं, ये 5,000 है, तो ₹5,000 ये मैक्सिमम लिमिट है। क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है ना। गिफ्ट इन काइंड रिसीव्ड ₹3,000। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर गिफ्ट इन काइंड रिसीव ₹3,000, जैसे आप बताएं यहाँ पे 5,000 तक रहेगा, वो पूरा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन लिख दिए, यहाँ लिख दिए गिफ्ट इन काइंड रिसीव्ड, अमाउंट में लिखेगा नील, लिखेंगे इट इज exempted perquisite, लिखे अप टू ₹5,000, ये ब्रैकेट में लिख दिए। समझे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज एन exempted perquisite अप टू ₹5,000। क्लियर है?
अब सवाल आ रहा है ना कि अब मान लीजिए सर गिफ्ट का दाम है 5,000 से ज़्यादा है, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेते गिफ्ट इन काइंड दिया, 7,000 का दिया, 8,000 का दिया, तो हम तुमको 2 रूल्स बता रहे, दोनों सही, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। मान लो गिफ्ट कितना का मिला? 12,000 का मिला, तो अब हम क्या करेंगे बोलो? पूरा 12,000 टैक्सेबल कर दो, या 12,000 से 5,000 माइनस कर दो, दोनों सही है। इनकम टैक्स में दोनों बताए, आप दोनों कर सकते हो। लिख 5,000 लेस भी कर सकते हो, या 12,000 से पूरा लिख देना, ठीक है। बोलो गिफ्ट का वैल्यू कितना है? 12,000। तो अभी तो 5,000 से ज्यादा है। जब गिफ्ट का वैल्यू 5,000 से ज्यादा रहेगा तो इसका सॉल्यूशन करने का हमारे पास 2 तरीका है। 12,000 से 5,000 माइनस करिए, जितना आंसर आएगा उसको टैक्सेबल करिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 5,000 से ज्यादा पूरा टैक्सेबल, 5,000 से कम पूरा एग्जेम्प्टेड। सर सिर्फ 5,000 रहेगा तब भी एग्जेम्प्टेड रहेगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो गिफ्ट ₹20,000 इन काइंड रिसीव्ड। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका 2 आंसर आ सकता है, बोलो तो। या 20,000 पूरा कर सकते हैं, 20,000 को क्या कर सकते हैं? पूरा टैक्सेबल कर सकते हैं, या फिर दोनों मत करिएगा, या फिर 20,000 से 5,000 माइनस करने के बाद 15,000 टैक्सेबल। सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक ही तरीका बता दीजिए, हम वही करेंगे। तो मेरे हिसाब से 5 से ज्यादा पूरा टैक्सेबल, 5 से कम पूरा एग्जेम्प्टेड। एक ही चीज सीखो, लेकिन रूल्स में दोनों बात है, हम आपको दोनों समझा दिए, ठीक है। अब मान लो कॉलेज में सर बताएं या कोई दूसरा स्टूडेंट किया, इसको मत बोल लेना आप गलत है, ये भी प्रोविजन है, वैसे भी कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो ये तो पूरा टैक्सेबल है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिफ्ट लिखेंगे 20,000, खत्म। अभी कंपनी आपको इक्विटी शेयर देगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, पहले सुन लो। यहां तक समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? बोलो यहां तक कुछ पूछना है? आगे चले हम लोग। यहां तक कॉपी करो बाबू, यहां तक समझ में आया? तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयर है अपनी एम्प्लॉय को ना अपना एसेट्स बेच देगा, ठीक है। कौन सा एसेट्स? मूवेबल एसेट, जिसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा एसेट्स बाबू? मूवेबल एसेट्स। चलिए तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। हेडिंग डालिएगा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। बोलिए बाबू, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ठीक है ना। अब यहां पे मूवेबल एसेट्स में रूल्स क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बोले या गैजेट बोले या आइटम्स बोले, सब एक है। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा बाबू? 50% अंडर WDV, ठीक है।
दूसरा क्या है बोलिए तो, मोटर कार जिसके पहिए 4। कितना परसेंट है बाबू डेप्रिसिएशन? 20% डेप्रिसिएशन है, 20% अंडर WDV। ठीक है। अब एनी अदर एसेट्स, कितना बाबू? 10% अंडर SLM। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम और गैजेट का मतलब होता है क्या है? जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नहीं लिख दीजिएगा मेरा घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, ठीक है ना। जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बोलते हैं। ऐसा होता है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक डायरीज हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जो चीज़ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे होगा क्या, नोट लिखना होगा, कंप्लीट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी टेकन, पार्ट ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी इग्नोर्ड। 2 ही लाइन लिखना होगा, कंप्लीट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी टेकन। पहला नोट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलिए बाबू? कंप्लीट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी, कंप्लीट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी टेकन, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द ईयर, complete year of depreciation shall be taken. Depreciation for the part of the year, depreciation for the part of the year shall be ignored. क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर से, हम लोग जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बोर्ड में देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। मोटर कार एक्वायर्ड ऑन 1/10/2020 and for rupees 1 लाख, 1 नहीं 5 लाख, and transfer the same for rupees 60,000 ऑन 1 जनवरी 2024। हम लोग का प्रीवियस ईयर है। हम लोग का बताइए प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 23-24। असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25। सवाल यही है, ठीक है। हम रीड कर देते हैं। मोटर कार एक्वायर्ड ऑन 1/10/2020 फॉर रुपीज 5 लाख एंड ट्रांसफर द सेम फॉर रुपीज 60,000 ऑन 1/1/2024। आपको निकालना होगा टैक्सेबल परक्यूजिट कितना होगा। परक्यूजिट निकलेगा भी नहीं, ये भी करना होगा। अभी देखो हम लोग का, अच्छा एनी अदर एसेट्स में क्या आएगा? जो ऊपर नहीं आएगा वो एनी अदर एसेट्स में आएगा। बोलो अगर हम लोग ना, बोलो हम किससे पूछे? समझ में आया? ये जो 3 लाइन लिखा है समझ में आया? ठीक है, बोलो तुम बाबू बिल्डिंग दी बेचे। बाबू बिल्डिंग तो मूवेबल है या इमूवेबल है? तो बिल्डिंग कैसे बेच सकते हैं? समझी? तुम फट से बोल दी, गलत बोल दी। समझ में आया? हम तो क्या लिखे हैं? मूवेबल एसेट। बिल्डिंग को कोई उठा के ले जा सकता है? अभी तुम घर जा रही हो, ट्यूशन को उठा के अपने घर ले जा सकती हो? सर ये ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। हम मूवेबल एसेट्स का दाम बोले। मूवेबल का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरी स्थान जा सकता है उसको मूवेबल एसेट बोला जाता है। बिल्डिंग को इसलिए कैसे लेके जाएंगे भाई? बिल्डिंग को एक जगह से ले दूसरी जगह, तो बिल्डिंग बोली एनी अदर एसेट्स, गलत, आएगा ही नहीं। समझ में? बिल्डिंग का खरीद बेच, ठीक है ना, वो कैपिटल गेन आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब बिल्डिंग भाड़ा में देंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। समझ पाए?
चलो दूसरा पूछते हैं बाबू, कुछ भी बोल दो। सोफा बेच दिए तुमको, वो तो हमको भी मालूम है, सोफा ले जा सकते हैं, कितना % होगा? हाँ ये अदर एसेट्स में आएगा, 10% होगा। क्लियर है? चलो सोफा हम खरीदे अभी 1 लाख का, और पता नहीं तुम्हारा निगाह इतना तेज है, हम आते थे सोफा को लोड करा के मजदूर के साथ पीछे छोटा हाथी में, तुम देख ली, बोली सर दे दीजिए हमको, तो अब हम क्या करेंगे? टैक्सेबल परक्विजिट कितना होगा? 1 लाख में था, तुम 20,000 में हम तुमको दे दिए। तो डिपेंड करता है कि अगर ये कब दिए हैं, अगर ये पूरा 1 साल डिप्रिसिएशन होगा तभी ले होगा। यहाँ डिप्रिसिएशन माइनस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर डिप्रिसिएशन माइनस करने के लिए 1 साल लाएंगे, आप शोरूम से लेके निकले, हम यहाँ से गुजर रहे थे, आप देख लिए, बोले हमको दे दीजिए 20,000 में, हम दे भी दिए, मेरा दिल दरिया है, हम दे भी दिए। 1 लाख का सामान 20,000 में, तो तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट कितना आएगा? 80,000। बोलोगे सर अद्भुत, इतना देर तक आप बोले थे डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आप तो किए ही नहीं। कहाँ से करेंगे बाबू? शोरूम से लेके निकले तुरंत, तो घंटा भर भी नहीं हुआ, तो 12 महीना होगा तब तो, अभी कंप्लीट ईयर होगा तभी तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। हम इस्तेमाल कहाँ किए हैं? पॉलीथीन भी नहीं निकला है। बोले सर दे दीजिए, हम बोले लेके चली जाओ, तो 12 महीना होगा तब तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। बोले सर आप बैठ के घूमते हैं, हम भी घर में बैठ के घूमेंगे, दे दीजिए। तो हम बोले ले लो भाई, बच्चे से बढ़ के कोई चीज़ थोड़ी होता है, हम बोले लेके चली जाओ। तो डिप्रिसिएशन माइनस होगा? माइनस कब होगा सर? जब 1 साल का दरमियान होगा तब, ठीक है। अब हम इसको 1.5 साल इस्तेमाल करके बेचे, तब कितना महीने का डिप्रिसिएशन होगा? सर 1.5 साल, आप तो यहाँ लिख दिए पार्ट ऑफ द ईयर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना का डिप्रिसिएशन इग्नोर कर देंगे। 12 महीना का होगा तभी माइनस होगा, नहीं तो नहीं माइनस होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बताइए, हम लोग का असेसमेंट ईयर में देखेंगे, डेटा लेंगे प्रीवियस ईयर में, तो कितना कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस तो पहले जोड़ लेते हैं। खरीदा कब था? 1/10/2000, 12 महीना कब पूरा होगा? 39, अच्छा 309 21 में। चलो ये 1 साल हुआ, दूसरा साल कब से स्टार्ट हो रहा? हमको प्रीवियस ईयर के लिए चेक करना है। बोलो 1/10/21 से लेके 22, पहले यहाँ कितना होगा? 30/9, अभी भी दूर है, दिल्ली दूर है, और नीचे आना होगा। और 1/10/2022 से लेके 30/9/23, कितना साल हुआ? और माइनस हो सकता है? सर एक बार ट्राई तो ले लेते हैं, देखिए माइनस होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/10/2023 से लेके 30/9/2000, कैसे होगा सर? ट्रांसफर कब किया है? 24 में, और आपका साल पूरा होगा, तो ये लास्ट वाला नहीं होगा। सर हम कर दिए तो गलत हो जाएगा बाबू, क्यों करेंगे हम लोग? हम तो आपको लिखाएं कंप्लीट ईयर लेंगे ना, बीच में कहाँ लेंगे? तो यहाँ गाड़ी का दाम कितना है? बोलो कॉस्ट कितना हम लोग का? 5 लाख है। तो गाड़ी के लिए कौन सा रेट है? गाड़ी के लिए 20% है। हम लोग कोई दूसरा रेट लिस्ट लिख सकते हैं? मान लो आपका फ्रेंड पीछे एग्जाम दे रहा है या दे रही है, 10% लिखा, हम लोग लिख सकते हैं 10%? वो लिख रहा है उसका मसला है, ये गलत हो जाएगा। इनकम टैक्स ने जो रेट दिया वही रेट होगा। तो बताइए कितना होगा? हर साल कितना होगा? इधर हो जाएगा 1 लाख ना, आई तो WDV है। अब दाम कितना आ चुका? 80, 4 लाख। अब 4 लाख का 20% कितना हुआ? 80,000। माइनस करो, अब 3,20,000 का कितना निकालेंगे? कितना निकालेंगे बाबू? 3,20,000 का 20% निकालो, 64,000। माइनस करो 2 लाख। ये क्या है? WDV है। WDV का मतलब
कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर आप तो यहाँ तक लिए हैं, बाकी तो नहीं ले रहे हैं ना आप, जनवरी 1 जनवरी में बेका, आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो नहीं ले रहे, हम क्यों लें? वो तो पार्ट ऑफ द ईयर का तो इग्नोर कर देंगे, जब मेरा पूरा साल होगा तभी लेंगे, बीच का नहीं लेंगे हम लोग। तो WDV कितना हम लोग का माइनस करेंगे ट्रांसफर 60,000। किरण तुमको बहुत सस्ता में दिया बाबू, 256 का सामान 60 में दे रहे हैं। 196 तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। तुम्हारे लिए बेनिफिट कितना है? 1,96,000, 1,96,000। अच्छा यहाँ पे चेंजेस क्या होगा? अगर हम कंप्यूटर लिख देंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना? एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 50% होगा। चलो एक सवाल हम दे रहे बाबू, ऑनलाइन में जो बाबू देख रहे हो आप लोग कमेंट्स करना, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन लिखिए। कंप्यूटर एक्वायर्ड on 1st November 2021 for rupees 1,50,000 and transfer the same for rupees 25,000 on 1st Feb 2024, पहला फरवरी को 2024। ट्रांसफर द सेम 1st of February 2024। अमाउंट बताए ना कितना का ट्रांसफर किए हैं? 25,000। हमको आप बताइए टैक्सेबल परक्यूजिट कितना आएगा? सब लोग खुद से करना, ट्राई करना, खुद से बताइए। बाबू इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए हम लोग एक बार फिर देखते हैं, ठीक है? बोलो कब एक्वायर किया? सॉल्यूशन करते हैं हम लोग डायरेक्ट। कब एक्वायर किया था बोलो? 1/11/21। हम याद कर लो, हम लोग का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर यही है, ये दोनों सम्स में यही होगा, ठीक है ना? तो 1/11/21 से साल कब पूरा होगा? 31/10, ये 1 साल हुआ। ये क्या हुआ बाबू? 1 साल हुआ। अब ये अदर कंप्यूटर दिया, अदर एसेट थोड़ी है, ये 50% है। कंप्यूटर दिया तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 50% WDV। तुम क्या किए? हाँ ये कंप्यूटर, अभी तो आपको हम बताए कंप्यूटर लैपटॉप ये सारा 50% होता है WDV। बोलिए साल का पूरा होगा 31/10/2023। बस 2 ही साल होगा, क्योंकि अब आएंगे ना तो 24 आ जाएगा, अब नहीं हो सकता है। अब वो कब किया? फरवरी में, तो पार्ट ऑफ द ईयर तो निकालेंगे नहीं हम लोग। तो बोलिए यहाँ पे कॉस्ट कितना था? 1,50,000 कॉस्ट था, ठीक है ना? ये कॉस्ट है, माइनस करो डेप्रिसिएशन 75,000, माइनस करो फिर 37,500, ये WDV, माइनस करो ट्रांसफर 12,500 आ जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट। टीपी का मतलब टीपू सुल्तान। टैक्सेबल परक्यूजिट कितना आएगा? 12,500। टैक्सेबल परक्यूजिट कितना आएगा? 12,500। टैक्स ठीक है, एक टॉपिक हम लोग और करेंगे फिर क्लास खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा ग्रेजुएटी। यहां तक समझ में आया? बोलो किसी को डाउट है? कैसे आया 12,500 टैक्सेबल परक्यूजिट? सबको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट।
तो बाबू हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए। हेडिंग डालिएगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। पेज नंबर कितना है नोट्स का? 91 निकालिए, 91 पेज नंबर 91। अच्छा, ग्रेजुएटी क्या है? हम लोग का टॉपिक है ग्रेजुएटी। व्हाट इज ग्रेजुएटी? इट इज, अच्छा हम पहले आपको लिख देते हैं, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। देखो बाबू, बोर्ड में देखना है, ग्रेजुएटी का मतलब समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड में देखिए, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ये जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई, ये कौन है बाबू? एम्प्लॉयर है, और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई अपना सारा जिंदगी ना इसके ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस रेंडर किया, ठीक है ना सर। बदले में तो पैसा मिला। अगर आप बोलिएगा बदले में पैसा मिला, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये एम्प्लॉई है, सर्विस दिया, एम्प्लॉयर बदले में पैसा दिया? तो एक चीज़ और याद कर लो बाबू, हम कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमको सैलरी मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना पूरा ज़िंदगी गंवा के उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बना दिए ना। मेरे नहीं रहने से, मान लो जब हम काम में लगे थे, ज्वाइन किए थे, कंपनी बहुत छोटा था, हम मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, हमारे साथ बहुत सारे स्टाफ मेहनत करते थे, हम लोग रात दिन मेहनत करने के बाद ना कंपनी को एक बड़े मुकाम में लेके आए। आज मेरा जाने का वक्त आया, तो आज हम अगर घर पे रहेंगे, मेरे पास कोई आमदनी नहीं रहेगा, तो मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा? बात समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं सर? ये जो एम्प्लॉई है, इसका घर में कोई भी संतान तो होगा, बाल बच्चा तो होगा, वो उसका देखभाल करेगा। जानते हो ना, रिटायरमेंट के बाद ना इंसान का वैल्यू नहीं होता है बाबू। याद कर रहे हो, जब इंसान रिटायर हो जाता है, या इंसान जब घर में बैठ जाता है, जब इंसान एज हो जाता है, तो देखते हो ना बच्चा लोग उसका वैल्यू नहीं करता है। बात समझ पा रहे हो कि आज सबसे ज़रूरत है ना पैसा। कल तक इसके पास पैसा था क्योंकि ये काम करता था, आज ये रिटायर हो गया, घर में बैठ गया, काम नहीं कर रहा है, कोई भी रीज़न है, इसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये जितना दिन जिंदा है कैसे चलेगा? किसके आगे हाथ फैलाएगा? खुददार इंसान है, बोल भी नहीं सकता, भूखा रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं, ऐसा इंसान होता है सोसाइटी में। तो अब इस इंसान को कौन देखभाल करेगा? ये तो बेचारा 25-30 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में दिया, आज ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, बहुत सारे नेशन में ऑपरेट कर रहा है, इसका तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। कल ये मर जाएगा ना, तो इसका बच्चा जो आएगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। बात तुम समझने का कोशिश करना। ये जो एम्प्लॉई है, ये बिल्डिंग था, ये था, आज इसको इस रूप में खड़ा कर दिया, ठीक है, ये बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, ये कंपनी है, यहां से यहां तक तब्दीली आया, चेंजेस आया, ठीक है। बदले में ये अपना कितना साल काम किया? 40 इयर्स वर्क किया, 40 इयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में 40 इयर्स काम किया। जब ये ज्वाइन किया था 80 से था, आज देख रहे हो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया और मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, बहुत सारे नेशन में ऑपरेट कर रहा है। फायदा किसका हुआ? एम्प्लॉयर का फायदा हुआ। ये मर जाएगा सर, आगे कौन चलाएगा बिजनेस? धीरू भाई अंबानी के बाद आज कौन बिजनेस चला रहा है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के बाद है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी के बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन। तो उन लोग का बिजनेस डे बाय डे छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है बाबू? बड़ा हो रहा है। तो कल आज ये इंसान इतना मेहनत किया, इसको क्या मिलेगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। समझ में आया? इसका एक्ट क्या है, कब आया था? 1972। ग्रेजुएटी का मतलब एक तरह का गिफ्ट होता है, एक तरह का, हम बोलेंगे ग्रेजुएटी क्या है, बोलोगे गिफ्ट मिल रहा है। अब इसको इतना लमसम पैसा दे दो ना, ये एक छोटा मोटा कारोबार कर ले, या पैसा अगर इसके पास पैसा रहेगा ना, इसका बाल बच्चा इसका सेवा भी करेगा लालच में।
बुढ़ा जाएगा हमको पैसा मिलेगा। इंसान दुनिया बाबू लालच का है ना। अगर ये इसके पास करोड़ों रुपया रहेगा, देखो सब बाल बच्चा इसके पास रहेगा, बोलेगा जाने से मेरा हिसाब है। जब पैसा ही नहीं रहेगा, आज देखो इंसान का इज्जत किससे है बोलो तो? पैसा से। आपके पास पैसा है, आपका 10 फ्रेंड बन जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, फ्रेंड नहीं है। इसीलिए गरीब का दोस्त नहीं होता, अमीर का बहुत दोस्त होता है। तो जो एम्प्लॉई है तो क्या करेगा? आप तो एक्ट बन किया। ग्रेजुएटी का मतलब हमको इसको इन अदर फॉर्म में क्या बोलेंगे? गिफ्ट। समझ में आया? गिफ्ट देगा। कौन देगा? किसको देगा? क्यों देगा? फिर से बोलिएगा। ग्रेजुएटी का मतलब गिफ्ट। कौन देगा? क्यों देगा? एम्प्लॉय को देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये काम किया है, अपना जिंदगी लगा दिया, आज ये जा रहा, आज ये बूढ़ा हो गया, इसके बदन में वो ताकत नहीं है, इसके हड्डी जवाब दे दिया, अब काम नहीं कर पा रहा है, बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कुछ लमसम पैसा तो मिलना चाहिए ताकि इसका बचा हुआ जिंदगी आराम से गुजर जाए। ये खुददार इंसान है, सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ा है, जाके भीख मांगेगा तो कितना खराब लगेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो अब जब भी ग्रेजुएटी मिलेगा ना तो इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, बोलेगा तुमको पैसा मिला ना बूढ़े इंसान, हमको भी दे दो। सर ये सब क्या पढ़ ले? एक इंसान को इनकम टैक्स रूल, सरकार रूल्स इसीलिए बनाया, जब तक तुम्हारे पास पैसा आएगा नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम इम्पोज कैसे करेंगे? इम्पोज का मतलब लागू कैसे करेंगे? पहले तुमको पैसा दिलवाएंगे, फिर तुमसे पैसा लेंगे। बात समझ में आया? अब हम लोग इसमें टैक्सेशन क्या होगा सर? हम कोई भी इंसान से टैक्स नहीं मांग सकते जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं हो। तो पहले तुम्हारा आमदनी का गेट खोलेंगे ना, आमदनी का दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा, तब तो हम बोलेंगे बाबू हमको पैसा दे दो, तब तो तुम पैसा दोगे। क्लियर है? अभी हम ऐसे ही बोलेंगे हमको पैसा दो, आप पैसा दोगे हमको? बोलेंगे कहाँ है? जब मेरे पास होगा तब तो सरकार हम आपको देंगे। जनता क्या बोलेगा? सरकार माई बाप अगर हमको पैसा देने में कोई मसला नहीं है, मेरे पास होगा तब तो देंगे। हाँ, सरकार बोलेगा कोई बात नहीं, इसका आने का जरिया लाओ, इसको ग्रेजुएटी दे दो, फिर लेगा, मिलेगा ग्रेजुएटी, उससे हमको भी मिलेगा। दुनिया ऐसे ही तो चल रहा है। तो इनकम टैक्स, अच्छा ग्रेजुएटी का मतलब समझ में आया कि कौन मिले, किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। कितना मिलेगा? एक लमसम अमाउंट मिलेगा, उसी को तो कैलकुलेशन करने के लिए अभी हम बताने वाले हैं कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना ग्रेजुएटी रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना। उसके बाद है हम लोग का पेज नंबर बोलो, 91 में देखो, चलो। तो यहां पे क्या होगा? हम GR लिख रहे हैं। GR का मतलब ग्रेजुएटी रिसीव्ड। अब यहाँ पे तीन चीज में जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे। ए में फिर क्या लिखेंगे? GR। बी में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20 लाख है। सी में क्या लिखेंगे? ठीक है ना, बता देंगे अभी। 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस completed year of in excess of 6 months into last drawn salary. अब देखेंगे ना तीनों में से छोटा कौन सा है? ABC लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। क्या बोले बाबू? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। ABC तीनों में से छोटा कौन से? जो छोटा होगा हम लोग उसको बाहर कर देंगे। इस अमाउंट को क्या बोला जाता है? एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी रिसीव्ड, ये एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। और इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टैक्सेबल ग्रेजुएटी, ठीक है।
फॉर्मेट यही है। क्या लिखे हम लोग, ग्रेजुएटी रिसीव, मैक्सिमम लिमिट याद रखना होगा 20 लाख, 15/26, ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। ये लिख लिए। अब तो आपको ग्रेजुएटी में ना दो तरह का सम्स देगा, आपको दो तरह का सम्स दिया जाएगा। देखो ग्रेजुएटी में आपको दो तरह का सम्स रहेगा, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, not covered under the payment of ग्रेजुएटी एक्ट 1972। देखो दो तरह का सम्स रहेगा, दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है। ग्रेजुएटी में दो तरह का सम्स दिया रहेगा, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, हम आपको अभी समझाएंगे। यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो। अब वो लिखे यहां तक, देखिए आप। अच्छा देख लो, अगर नहीं भी लिखे हो तो रिकॉर्डेड है, आप आराम से लिख लेना पॉज करके, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर कवर्ड रहेगा तो क्वेश्चन में बोल देगा, कवर्ड रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। कवर्ड रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। सर कवर्ड और अनकवर्ड, कवर्ड और नॉट कवर्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड है, रजिस्टर्ड है। अगर है तो ये वाला फॉलो करेंगे, और है या ना है, नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। अभी हम लोग को ये समझना होगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बाबू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो होता है ना, वो दोनों अलग अलग मतलब होता है, कवर्ड और नॉट कवर्ड में। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, कवर्ड में, नॉट कवर्ड। बाबू कवर्ड में ना जितना साल काम किया ना, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा होगा ना, तो राउंड ऑफ करके उसको 1 साल मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, जैसे बी 26 साल 7 महीना रहेगा, 26 साल 7 महीना, देखो 26.7, तो इसको आंसर में क्या बना देंगे बोलिए तो 27 ईयर्स। क्या बना देंगे? 27 ईयर्स बना देंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बताइए, 26.4 ईयर्स रहेगा तब क्या बनाएंगे? 20, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा तभी हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या होगा, 26 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर में बोलिए, 26 यूँ बोल ले, 15.9 ईयर्स। अब कितना आएगा, कितना आएगा बाबू? 16 ईयर्स आ जाएगा। रीजन सर ये कवर्ड है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड होगा तो इसके लिए ये रूल्स है, उसके लिए ये रूल्स है। अब जो नॉट कवर्ड होगा ना, तो हम यही वाला चीज नॉट कवर्ड में दिखा देंगे। नॉट कवर्ड में ना कभी भी हम लोग ना पॉइंट लेंगे नहीं, कंसीडर करेंगे नहीं, जो भी मंथ होगा वो कंसीडर करेंगे नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट 26 साल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 26 साल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको? कवर्ड और नॉट कवर्ड में क्या डिफरेंस है? जब भी कवर्ड होगा तो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा तो उसको हमको राउंड ऑफ कर देंगे, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। और अगर नॉट कवर्ड में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ हम लोग राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये अंतर होगा, ठीक है ना? क्लियर है? ये 15/26, अब ये देखो
ये कवर्ड है, ये क्या है, कवर्ड है। कवर्ड में कितना होता है 15/26 और नॉट कवर्ड में कितना होगा 1/2। सारा चीज सेम रहेगा, हम बता दे रहे। कवर्ड रहेगा तो 15/26, नॉट कवर्ड रहेगा 1/2, ठीक है ना। ये लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी, ये क्या है सर, यहां में भी 2 आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहां तक है, ये कवर्ड है। कवर्ड में कितना होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी। नॉट कवर्ड में क्या होगा, नॉट कवर्ड में क्या होगा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। क्या लिखेंगे बाबू, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, बस इतना ही चेंजेस है। अब यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैलरी, वो भी हम आपको बता दे रहे, ठीक है। लिखे यहां तक, आज हम लोग सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किए हैं बाबू। अब मीनिंग ऑफ सैलरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ग्रेजुएटी क्या होता है वो हम आपको बताएं और उसका फॉर्मेट क्या होता है वो बताएं, और आपको दोनों वाला कंसीडर बताएं, कवर्ड में क्या होगा, नॉट कवर्ड में क्या होगा। आइंदा हम लोग का जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम आपको मीनिंग ऑफ सैलरी, देखो मीनिंग ऑफ सैलरी कवर्ड में नॉट कवर्ड में अलग अलग होता है, फिर इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल हम समझ करवाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग इतना यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।